यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आखिरी बार क्यों? हाँ, तो फिर बोल सकते हैं ना। ऑफिशियली आखिरी बार। ऑफिशियली यस। तो आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे टैक्स का पेपर भेजा है मई 2026 का। अब उसमें ऑब्वियसली यू नो दैट देर आर टू पार्ट्स, एमसीक्यू एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पार्ट। और एमसीक्यू पार्ट जो है उसमें भी दो पार्ट्स है, डिस्क्रिप्टिव में भी दो पार्ट्स है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो हम लोग इनकम टैक्स वाला पार्ट जो है वो अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या सॉल्व करना चाहते हैं, एमसीक्यू पार्ट या डिस्क्रिप्टिव पार्ट? एमसीक्यू पार्ट, ओके। सो एग्जाम में पहले क्या करना है वो तो आप अभी जो टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे उसमें डिसाइड कर लेना। बिकॉज एमसीक्यू भी कर रहे हो तो उसको एक टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा। अभी तो हम लोग समझते हुए आराम से करेंगे, उसके रिलेटेड प्रोविजंस देखना है तो देखेंगे, लेकिन एग्जाम में यू नीड टू बी लिटिल फास्ट। और आपको सारे छः के छः पेपर्स में एमसीक्यू है, आपको पता है ना? यस। सो नाउ दिस इज द पेपर। और अभी पिछले कुछ एग्जाम से आईसीएआई जो है वो एमसीक्यू वाला भी पेपर रिलीज कर रही है पब्लिक डोमेन में। अदरवाइज एमसीक्यू वाला पेपर पब्लिक डोमेन में आता नहीं था। तो अभी तो आईसीआई ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पर ही दे रही है, और स्टूडेंट्स भी उनके घर ले जा सकते हैं। तो मैंने आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, आपको वो वेबसाइट की लिंक भेजा है, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। सो ये देखिए, ये एमसीक्यू पोर्शन है। एमसीक्यूज जो है वो सारे के सारे कंपलसरी रहते हैं, और मतलब कि यू डू नॉट हैव यू डू नॉट हैव अ चॉइस टू लीव एनी एमसीक्यू। और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो देर आर दिस टू सेक्शंस विद इन द एमसीक्यू पार्ट। सेक्शन ए इज इनकम टैक्स। इसमें सिनेरियो 1 है, केस सिनेरियो 1, जिसके ऊपर बेस्ड है एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3। फिर केस सिनेरियो 2, उस पर बेस्ड है एमसीक्यू नंबर 4, 5, 6, 7। जो भी लिखा है वैसा रहेगा। ये डेटा रहता है और उसके ऊपर क्वेश्चंस। पहले 3 एमसीक्यूज 2-2 मार्क के, मतलब 6 मार्क हो गया। फिर जो 4 एमसीक्यूज है, एज यू कैन सी, ये चारों एमसीक्यूज 2-2 मार्क के, मतलब 7 इंटू 2 14 हो गया। और ये एक एमसीक्यू 1 मार्क का है, इनकम टैक्स पार्ट। एंड देन जीएसटी। जीएसटी के सेक्शन में टोटल अगेन इस बार एक ही केस स्टडी है, और उसमें एक साथ 6 एमसीक्यूज हैं। एक ही केस स्टडी जीएसटी में 6 एमसीक्यूज, 2 मार्क्स इंटू 6 कितना होता है? 12। और फिर 2 स्टैंड अलोन एमसीक्यूज है, एक 2 मार्क का और एक 1 मार्क का। ऐसा करके 15 प्लस 15 30 मार्क्स। ठीक है, बराबर 30% सिलेबस, 30% वेटेज इज गिवन टू एमसीक्यूज, एंड देन द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट्स। ठीक है, तो आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के एंगल से अगर बात करें तो एमसीक्यूज जो है वो कितने समय में करना होगा एग्जाम में? एमसीक्यूज आपको 30 × 1.8 वाला जो फॉर्मूला है, नॉट मोर देन दैट। 54 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप उसको 45 वगैरह में कर सकते हो तो दैट विल बी ग्रेट। बिकॉज टोटल इनकम क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन में टाइम कितना लगता है कोई कंट्रोल नहीं रह पाता है। ठीक, तो ट्राई टू कवर इट इन 45 मिनट्स मैक्सिमम। तो उससे भी जल्दी हो गया तो बहुत ही अच्छा। ओके, नाउ हाउ टू टैकल दिस बिग एमसीक्यू। तो केस स्टडी पढ़ने के पहले आप ये देख लो कौन से क्वेश्चंस उस पर बेस्ड है, और वो क्वेश्चंस में एग्जैक्टली क्या पूछा है उस एंगल से हम लोग केस स्टडी में से डेटा पिकअप करेंगे। भले बाद में रीड करेंगे पूरी केस स्टडी केयरफुली, लेकिन आपको 3 चीजें पूछी है, जैसे ये 3 एमसीक्यूज में। पहले एमसीक्यू में पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेटवर्थ ऑफ द यूनिट ए फॉर द पर्पस ऑफ स्लम सेल। इससे ये भी आइडिया लग जाता है कि एमसीक्यू में स्लम सेल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना, कैपिटल गेन के चैप्टर के वक्त में। अभी एक बार वापस से कर ही लेते अच्छे से। कैपिटल गेन और लॉस फ्रॉम स्लम सेल ऑफ यूनिट ए। एंड तीसरा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स। तीसरा, दैट इज नथिंग टू डू विथ स्लम सेल और कैपिटल गेन टॉपिक, ये टीडीएस के बारे में है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कुछ और दी रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं। स्लम सेल का नेटवर्थ पूछा है जो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है ना, और कैपिटल गेन या लॉस पूछा है। तो पहली बात तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ये अराउंड 1.5 पेज का एमसीक्यू है। तो क्या लिखा है? मिस्टर जयेश, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इज अ प्रोप्राइटर ऑफ मिसेस जयेश एंटरप्राइजेस हैविंग 2 यूनिट्स। इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर, यूनिट ए एंड यूनिट बी। टोटल सेल्स of the enterprises for the previous 3 financial years were 12 crores, 25 crores and 22 crores. टोटल सेल्स का एक तो पिछले साल के सेल्स का जो वैल्यू दिया रहता है वो हमारा ये जो पेपर है, दिस इज फॉर द असेसमेंट ईयर
26 27, मतलब प्रीवियस ईयर 25 26 ये लिखा रहता है शायद, यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट ईयर। खैर आपको तो पता है आपके एग्जाम में कौन सा ईयर एप्लीकेबल रहेगा। फॉर सितंबर 26 एंड जनवरी 27 एग्जामिनेशन सेम ईयर एप्लीकेबल रहेगा, तो हमको ईयर का एडजस्टमेंट नहीं करना है क्वेश्चन समझते वक्त। अब ये इसमें पिछले साल का जो टर्नओवर है वो मैटर करता है, वन फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 194 ए टी एच आई जे आर, कुछ सेक्शंस तभी एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल पे जब उसका पिछले साल का बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या तो प्रोफेशन से टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है। तो ही ट्रांसफर्ड यूनिट ए टू मैसेज रोज लिमिटेड बाय वे ऑफ स्लम सेल ऑन 12th of Jan 2026 which was set up in October 2012। उसने यूनिट ए ट्रांसफर किया कोई कंपनी को 12 जनवरी 2026 को, और वो यूनिट सेटअप हुआ था अक्टूबर 2012 को। यूनिट सेटअप हुआ था अक्टूबर 12 में, इससे क्लियर आइडिया मिल जाती है कि इट इज अ केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब स्लम सेल में आपको पता है कि इंडिविजुअल वैल्यूज आर नॉट असाइन टू द एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो इंडिविजुअली कोई एसेट हो सकता है उसमें जो कि रिसेंट लास्ट फ्यू मंथ्स पहले खरीदा होगा, बट जो यूनिट है हम लोग उसका लाइफ देखते हैं, दैट इज क्लियरली मोर देन 2 years। इनफैक्ट स्लम सेल में 3 years देखते हैं, 36 months। So it is clearly more than that, therefore it is a case of long term capital asset। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी या तो फिर डी में से एक रहना चाहिए। ऑप्शन ए और सी तो रिजेक्ट हो गए, देयर कैन नॉट बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। नाउ आगे लिखा है, मिस्टर जयेश पेड प्रोफेशनल फीस एंड कमीशन इन कनेक्शन विद दिस ट्रांसफर अमाउंटिंग टू rupees 20,000 and 35,000 respectively to Mr. Naresh, a resident individual। This gives you information with regard to applicability of TDS, है कि नहीं? आप लोग ने पढ़ा है प्रोफेशनल फीस अगर 50,000 से ज्यादा है पर एनम तो उसमें TDS एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर तो इट इज जस्ट 20,000, तो नो TDS। वेरएस कमीशन में थ्रेशोल्ड है सिर्फ 20,000। 194H, 194D एंड 194G तीनों में थ्रेशोल्ड 20,000 है एंड TDS का रेट है 2%, करेक्ट और नॉट? तो कमीशन पे TDS एप्लीकेबल रहेगा, प्रोफेशनल फी पे नहीं। सो कितना हो गया? 35,000 का 2%, 1750। अच्छा 35,000 का मैंने 5% निकाल लिया, 35,000 का 2% 700 आया क्या? और इसमें अगले पेज पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बैलेंस शीट है और अदर इन्फॉर्मेशन ऑल सीम्स टू बी रिलेटेड टू द स्लम सेल ओनली। एटलीस्ट वी कैन से दैट वी आर डन विद दिस MCQ। अब क्योंकि पहले से पता था कि TDS का पूछ रहे हैं तो हमने उस हिसाब से ध्यान भी दिया और ये डन हो गया। तो द आंसर विल बी ₹700, है ना, 2% ऑफ ₹35,000 अंडर सेक्शन 194H। आपको तो सिर्फ OMR शीट में ऑप्शन सी को फिल करना है, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए प्रॉपर, करेक्ट और नॉट? ये जो 2,700 ये तब आता था अगर आप प्रोफेशनल फी का भी 10% गिन लेते थे, जबकि उसका 10% तो नहीं लेना है। प्रोफेशनल फी 20,000 है तो उसमें TDS नहीं है, तो ठीक था, इजी क्वेश्चन था। इट गेव यू हाउ मेनी मार्क्स? स्ट्रेट अवे 2 मार्क्स, सही है कि नहीं? अब आपको नेटवर्थ पूछा है और कैपिटल गेन या लॉस पूछा है, तो ये बैलेंस शीट दी है। ये बैलेंस शीट पूरी एंटरप्राइज की, जयेश एंटरप्राइजेस की है, विच इंक्लूड्स द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ बोथ द यूनिट्स, यूनिट ए एज वेल एज यूनिट बी। ये ओनर्स का कैपिटल है, अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन P&L अकाउंट है, ये तो ओनर्स फंड हो गया यहाँ तक के, इक्विटी, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप है। और आपको अब बाकी के सभी फिगर्स में ऑलमोस्ट यूनिट ए से रिलेटेड जो आपको परसेंटेज दिया है, ये टोटल में से 40% यूनिट ए का है एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि जब हम लोग नेटवर्थ निकालते हैं स्लम सेल कितने में हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है, पिछले पेज पे नहीं लिखा था, पिछले पेज पे सिर्फ लिखा था ट्रांसफर्ड। इस पेज पे लिखा है स्लम सेल कंसिडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ए वाज ₹1,600 lakhs एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूनिट ए वाज ₹1,750 lakhs। तो कौन सा लेते हैं हम लोग? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड और द कंसिडरेशन रिसीव्ड, whichever is higher। So we will take 1750 as the fair market value of the consideration, as the consideration। तो
कंसिडरेशन हो जाएगा 1750। इसमें से नेटवर्थ माइनस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, बराबर है। अब नेटवर्थ हमें निकालना होगा। नेटवर्थ के लिए इट इज सिंपली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स यूनिट ए वाले निकालना शुरू करेंगे। लैंड एट रीवैल्यूड फिगर लिखा है, इंफॉर्मेशन में आपको लिखा है लैंड वॉज परचेस्ड ऑन 10th अप्रैल 2012 एट रुपीज 1200 लैक्स। ये उसका कॉस्ट है, बट बुक वैल्यू है उसका 2500, और ये पूरे 2500 पूरे एंटरप्राइजेस का है, यूनिट ए और बी का मिला के है। यहाँ पर लैंड का 1200 लाख रुपए लिखा हुआ है। नाउ वी डोंट नो दिस लैंड इज अ पार्ट ऑफ ओनली यूनिट ए और पूरे के रीवैल्यूएशन ऐसा तो समझ आता है कि 1200 से बढ़ के 2500 हो गया होगा, बट इधर रीवैल्यूएशन रिजर्व से 500 का दिख रहा है। तो मीन्स लैंड हैज बीन रीवैल्यूड अपवर्ड्स फ्रॉम which value to which value, 2000 to 2500, लैंड अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए से। सो अब आपको पता है स्लम सेल में जब हम लोग नेटवर्थ निकालते हैं तब क्या करना होगा, तब हमें जो रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स का उसके इफेक्ट को हटाना पड़ेगा। तो नेटवर्थ इज द कॉस्ट, सो नेटवर्थ हो जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब एसेट्स की जो वैल्यू है तो हम लोग क्या क्या लेंगे, लैंड की वैल्यू, बट ओनली दैट पार्ट ऑफ द लैंड विच रिलेट्स टू यूनिट ए, दैट टू आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो ये 500 रुपए को हटाएंगे हम लोग, बराबर है। तो 2500 में से 500 कम हो गया, कितना हो गया 2000, 2000 का 40% 800 रुपए। अब ये 1200 का जो फिगर है वो यूज नहीं आ रहा है बिकॉज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट अदरवाइज हैज टू बी टेकन। तो मैं लैंड का वैल्यू ले रहा हूँ 800। देन सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी 2500 का 40% 1000, इसका WDV लेते हैं एज पर द इनकम टैक्स। अब यहाँ पर नीचे अलग से आपको इनकम टैक्स का WDV दिया रहता तो वो लेते थे, बट अभी ये मानना पड़ेगा कि जो बुक्स में WDV है वही इनकम टैक्स का है। फर्दर लिखा है कि नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एनी एसेट इज कंसीडर्ड इन द ट्रांसफर डीड, तो वही स्लम सेल होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, अदर एसेट्स ऑफ यूनिट ए include goodwill acquired and put to use on 1st September for 200 lakhs on which no depreciation has been charged। goodwill acquired है और goodwill पे depreciation allowed भी नहीं है इनकम टैक्स में, तो remaining amount of other assets represent cash and bank balances। तो goodwill का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट ए के इसमें इंक्लूडेड है वो। अदर एसेट्स जो दिख रहा है ना आपको ये 800 का, उसमें से 40% मतलब 320 रुपए में से 200 रुपए गुडविल है और बाकी कैश एंड बैंक बैलेंस है, तो वो सब इंक्लूड हो जाएगा। फिर सन्ड्री डेटर्स 600 का 25% 150, क्लोजिंग स्टॉक 833.33 का 40%, 833.33 का 40% कितना होता है 333.33, 32 या 33, 332, ओके। तो ये हो गए हमारे एसेट साइड के वैल्यूज। रिवैल्यूएशन रिजर्व का हमने इफेक्ट ले लिया, उसमें पहले माइनस किया, फिर ही हमने उसका 40% लिया। अब टोटल ऑफ एसेट्स, एसेट साइड का टोटल लगाएंगे जरा यूनिट ए से रिलेटेड, ये कितना आ रहा है 2603.33। अब ये माइनस नहीं किया ना आपने लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज 600 का 60% कितना होता है 360, लाइबिलिटीज को भी बुक वैल्यू पे लेना है उस यूनिट की। 700 का 20% होता है 140, ये होता है 500। तो नेटवर्थ ऑफ द यूनिट ए विल बी एसेट माइनस लाइबिलिटी, 2603.33 माइनस 500। समझ आया क्या? तो कितना होता है 2103.33। तो ये वाला फिगर तो मैच हो रहा है। अब अगर नेटवर्थ है 2103.33 जैसा कि हमने निकाला, सो इट विल लीड टू अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ हाउ मच, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने रुपए का लॉस रहेगा 353.33, 353.33 का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिया नहीं है। हमने कैपिटल गेन चैप्टर के वक्त ये क्वेश्चन देखा था उस समय, तो करेक्ट आंसर इज नॉट देयर, बट वी विल
अज्यूम कि भाई दो ऑप्शन है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाले, उसमें से हम जो ज्यादा क्लोज है वो तो ये है टेक्निकली 353.33 के है कि नहीं, और ये 353.88, लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लिखा है तो ये तो होना नहीं चाहिए। 303.33 ये मान के कि भाई प्रिंटिंग एरर होगा तो 353.33 होना चाहिए। बी में टेक ऑप्शन बी, बट I hope they will give the marks to the students for just attempting the answer, because ये तो ऑप्शंस गलत है ICAI की तरफ से। ओके आप और कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी चेक कर लो तो ऑप्शंस के साथ मैच नहीं होने। इज दैट ओके एवरीबडी? सो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, 2 मार्क्स ईच। जमा क्या? मैं देख रहा था कि कितने मिनट लगे हैं, तो अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा समझाने में भी टाइम लगा। 55,000 जो, हाँ वेरी गुड, इससे करना उसने करना चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ये पिछले बार हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। दिस इज एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये जो है कंसिडरेशन 1750.00 लैक्स, और जो आपका ये हुआ है, ये क्या हुआ है, 0.55 का आपका खर्चा हुआ है। तो नेट एक्सपेंसेस कितना हो गया, आई मीन नेट कंसिडरेशन कितना हो गया, 1749.45। अब उसमें से माइनस कीजिए 103.33। अब मैच हो रहा है क्या? अच्छा शॉर्ट टर्म वाले अमाउंट से मैच हो रहा है। अब आ रहा है 350.88, बट इट कैनॉट बी रिगार्डेड एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब अमाउंट इसके साथ मैच हो रहा है ना? हाँ यू आर राइट, ऐसे करना ही चाहिए क्योंकि खर्चा स्लम सेल से रिलेटेड ही हुआ है। बट जो यूनिट ए है वो क्लियरली लिखा है वो सेटअप इन अक्टूबर 2012। तो यूनिट की जो लाइफ है वो देखते हैं, वो 36 मंथ से ज़्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो देयरफॉर अब अमाउंट मैच हो गया, बट अगेन नेचर ऑफ गेन या लॉस मैच नहीं हुआ। 350.88 इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। 03.88 यहाँ पर है एक, और 50 रुपये कहीं से अगर आप, ये लॉस है ना, 50 रुपये, मतलब कि अगर ये ऐसा रहता था तो, अगर 2053 रहता था तो क्या होता था बताइए, क्या आता था क्या? तो वो आता था ना, 2053.33 रहता था तो 2053.33 चाहिए, तो ये नेटवर्थ और 50 रुपए से कम होना चाहिए फिर तो। और 50 मतलब 50 लाख, 50 लाख का तो ऐसा कोई वैल्यू दिख नहीं रहा है मुझे, इम्पैक्ट आ सकता है। गुडविल का भी कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं रहता है। बिल्डिंग का है, सिर्फ लैंड है ना, प्लांट एंड मशीनरी का तो WDV दिया ही है। और ये तो आपको बैलेंस शीट एज ऑन, हम बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ही दिया है जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, 12 जनवरी। और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है जहां पर वो 50 का एडजस्टमेंट हो। तो मेरे हिसाब से तो नेटवर्थ ये सही है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये वाला सही है। ओके ये सही है, जो हम लोग ने पहले निकाला था वो अपडेट कर लीजिए, 0.55 माइनस हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। बट आंसर मैच नहीं हो रहा है गिवन ऑप्शन से अभी भी, स्टिल यू मे गो विद ऑप्शन बी और ऑप्शन, ठीक है। अक्टूबर 12 की जगह अगर अक्टूबर 22 होता था तो भी प्रॉब्लम है। और वैसे भी लैंड तो अप्रैल 12 में खरीदा था लिखा है, लैंड अप्रैल 12 में खरीदा है, और यूनिट अक्टूबर 12 में सेटअप हुआ है। 2500 माइनस 1200, 1300, 1300 का 40%, 2500 माइनस 1200, वो लैंड को हटा दिया जो पहले थी ही नहीं, 1300 आया क्या? अब ये 500 रुपये अगर 2500 पे है तो 1300 पे कितना, ऐसा कैलकुलेट करो, 1300 इंटू 500 अपॉन 2500,
260 आ गया। मैं देख रहा हूँ कि कहीं से 50 का आंकड़ा कुछ आ जाए तो भी यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, नॉट वर्क लाइक दैट। अब 260 आया, 1300 माइनस 260 जो भी आया, इसका इसका 40%, नहीं नहीं कुछ मैच नहीं होने, 50 का ही तो डिफरेंस, वो नहीं है बेटा। तो वी विल गो अहेड देन। नेक्स्ट केस सिनेरियो में आपको अगेन क्वेश्चंस क्या क्या पूछा है वो देखो। इन हुज हैंड्स द रेंटल इनकम विल बी टैक्स्ड? विजय, रश्मि और अनुष्का। ए 4,15,800 shall be taxed in the hands of Vijay and nothing shall be taxable in the hands of Rashmi and Anushka. तो रेंटल इनकम किसके हाथ में टैक्स होगा उसका इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। ये विजय, रश्मि, अनुष्का, ये पैराग्राफ में डेटा है। Then assume the property was gifted by Vijay to Bhanu instead of his wife, in whose hand the rental income will be taxed now. प्रॉपर्टी अगर मेजर सन को दिया है तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते। ओके, अगर माइनर सन को दिया रहता था तो द पेरेंट वुड हैव बीन द डीम्ड ओनर। ओके, खैर वी विल डिस्कस। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू विजय इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम? 80 CCD का डिडक्शन पूछ रहे हैं एंड इसी के बेस्ड है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स प्रोविजन इन द हैंड्स ऑफ रश्मि assuming she does not have any other income chargeable to tax. Ignore the income from house property gifted by her. So ये चार चीजें हैं। देखिए, रश्मि का एडवांस टैक्स का पूछा है। अभी जो पहला पैराग्राफ है, दिस इज सीम्स टू बी रिलेटेड टू 80 CCD, मीन्स रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 6। दूसरा पैराग्राफ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 4 and 5 एंड तीसरा पैराग्राफ रश्मि की इनकम दी है और 44 ADA फॉलो करते लिखा है, तो दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड टू हर एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन। तो बस ऐसा अलग अलग ही है, तो डोंट वरी। पहला, विजय, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, aged 57 years, employed with a private sector Indian company. Basic salary was 1,20,000 per month. Both Vijay and his employer contribute 15% of basic to the pension scheme referred to in section 80 CCD notified by the central government. तो क्या होगा, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो 80 CCD 1 में एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, 1B में भी उसको फर्दर, और 80 CCD 2 में एम्प्लॉयर को। ओके, बट आगे लिखा है, देखो देखो देखो, ऑल ऑफ दीज असेसिस डिड नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। डिड नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मींस दे रिमेन्ड इन द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। अब आंसर चेंज हो जाता है, इफ दे रिमेन्ड इन द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम सो ओनली 80 CCD 2 इज अवेलेबल, सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला मिलेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आपको पता है आपके सिलेबस के 80 CCD 2, 80 CCH 2 एंड 80 JJAA, ये बहुत बार आपको बताया था तब, ये तीन ही डिडक्शंस मिलते हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉय ओन कॉन्ट्रीब्यूशन वाला आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सबसेक्शन 1 और 1B वाला, अब सबसेक्शन 2 वाला करना है। तो क्या करोगे आप, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का डिडक्शन अगेन अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बट रिस्ट्रिक्टेड टू 14% ऑफ सैलरी डिफॉल्ट रिजिम में, याद है, फॉर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। ड्यू रिजिम में तो 14% तक था, याद आ रहा है क्या? तो और एम्प्लॉयर को भी डिडक्शन मिलता है सेक्शन 36 में उसका सेम। तो अब यहां पर क्या करेंगे, 1,20,000 इंटू 12, ये कितना होता है, 14,40,000। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड है इस फिगर का 15%, बट डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू इस फिगर का 14%। मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 14% ऑफ 14,40,000। कितना आ रहा है, 2,01,600। So it is matching with option C. How much deduction will be available? Only this much under section 80 CCD 2. ये तो आपको पता है 1,50,000 की लिमिट 80 CCD 2 में नहीं लगती है, और 1 और 1B का तो मिलने ही नहीं वाला है। तो और ये भी ऑप्शन गलत है, he did not opt out of the default tax regime, तो डिडक्शन पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, 80 CCD 2 का तो मिलेगा ही। तो ले दे के यही ऑप्शन परफेक्ट बैठता है, विच इज 14% ऑफ सैलरी। यहाँ डीए होता था तो डीए को भी इंक्लूड करते थे टू द एक्सटेंड फॉर्मिंग पार्ट, ठीक है। अब आगे लिखा है,
Vijay gifted a house property valued at 51 lakhs to his wife Rashmi on 1 April. वाइफ को अगर हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट किया तो उसमें क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होते, उसमें इसको डीम्ड ओनर मानते हैं. मीन्स विजय ओनली इज डीम्ड टू बी द ओनर एज ऑफ नाउ एज पर सेक्शन 27. वाइफ को या माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, याद है क्या? ऑन द सेम डे रश्मि गिफ्टेड द सेम टू हर डॉटर इन लॉ अनुष्का. अब रश्मि को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया था, रश्मि ने फर्दर गिफ्ट कर दिया डॉटर इन लॉ को. So it is a case of indirect transfer to the son's wife. Daughter in law मतलब son's wife. अब यहां पर क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाते हैं, isn't it? लेकिन किसके हाथ में? रश्मि के हाथ में होंगे कि विजय के हाथ में? विजय के हाथ में, बिकॉज ही वॉज द डीम टू बी द ओनर एंड इनडायरेक्टली उसने रश्मि के थ्रू सन्स वाइफ को ऐसे ट्रांसफर किया. सेक्शन पढ़ा था हम लोग ने, सेक्शन 64(1)(6) वगैरह था कुछ उधर में, 4(1)(4) था क्या? शायद 4 था. अनुष्का लेट आउट द हाउस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 54,000 टू प्रभास ऑन 1 May. अच्छा, ये सारे साउथ इंडिया के एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम दिख रहा है. विजय, प्रभास, अनुष्का, कहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस का नाम दिख रहा है? तो बताइए, मंथली रेंट ऑफ 54,000 पे लेट आउट किया, बट 1 May से किया. 11 महीने का ही एक्चुअल रेंट रहेगा. रीजनेबल रेंट ज्यादा रहेगा क्योंकि वो तो 12 महीने का रहेगा, बट इफ द एक्चुअल रेंट इज लेस देन द रीजनेबल रेंट बिकॉज ऑफ वेकेंसी, तो देन द एक्चुअल रेंट कैन बी टेकन, सेक्शन 23(1)(c). तो ये 54,000 इंटू 11 ये हो जाएगा GAV 5,94,000 माइनस 30%, ये हो जाएगा इनकम 4,15,800. नथिंग गिवन अबाउट द इंटरेस्ट एटसेट्रा. ये इनकम किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? विजय के हाथ में. तो वी विल गो विथ ऑप्शन ए में लिखा है विजय के हाथ में टैक्सेबल रहेगा. नथिंग विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रश्मि एंड अनुष्का. ऑप्शन बी तो गलत ही है पक्का. अनुष्का के हाथ में, क्योंकि डॉटर इन लॉ है, उसके हाथ में क्लब नहीं होगा. याद है हमने क्वेश्चन किया था बुक में, मिस्टर मदन एंड हेमा वाला एक क्वेश्चन था, इसमें सन्स वाइफ को ऐसे ट्रांसफर किया था और उससे रिलेटेड इनकम जो है वो क्लब हो रही थी. पूरे इनकम कैलकुलेट किया था फिर क्लब कर दिया था. 4,15,800 अनुष्का के हाथ में नहीं होगा. रश्मि के हाथ में, तो रश्मि तो वाइफ है, इज नॉट इवन डीम टू बी द ओनर. एंड ऑप्शन डी भी गलत है. ये जो होता है whoever's इनकम इज हायर, ये सिर्फ माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब करते वक्त देखा जाता है, तो ये भी अप्लाई नहीं होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सही है कि नहीं? अब क्वेश्चन 5 भी उसी पे बेस्ड है. अज्यूम द प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड बाय विजय टू भानु हिज मेजर सन इंस्टेड ऑफ वाइफ. मतलब सन को ही गिफ्ट किया सीधा. इन हुज हैंड द रेंटल इनकम विल बी टैक्स्ड. देखिए, इफ इट वाज अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो इनकम विजय के हाथ में क्लब होती थी. बट अगर अपने सन के नाम पे ट्रांसफर किया और वो भी मेजर सन है, तो मेजर सन के नाम पे ट्रांसफर किया, तो पहली बात सन को गिफ्ट बोल के इनकम नहीं होती है, और न ही डीम्ड ओनरशिप अप्लाई होती है मिस्टर विजय के हाथ में, और न ही क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं मेजर सन के केस में. इन हुज हैंड द रेंटल इनकम विल बी टैक्स्ड भानु. भानु लेट आउट द प्रॉपर्टी सेम ऑन 1 May फॉर 54,000. तो किसके हाथ में टैक्स लगेगा? भानु के हाथ में. तो ऑप्शन बी 4,15,800. ऑप्शन सी तो पक्का गलत है, ऐसा तो कहीं हमने नहीं पढ़ा कि 50-50 हो जाएगा, दोनों को ओनर्स तो है नहीं. ऑप्शन डी में भी लिखा है whoever's इनकम इज हायर, ऐसा भी नहीं है. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब आपको लास्ट पूछा था कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स प्रोविजन फॉर रश्मि. शी इज इन द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, राइट? नाउ इग्नोरिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और आप देखोगे तो रश्मि के बारे में लिखा है शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम प्रोफेशन ओनली ₹45 lakhs. For the financial year 25-26, she opted for provision of 44 ADA. आपको पता है 44 ADA is eligible for professionals, and अगर 44 ADA ऑप्ट किया है तो एडवांस टैक्स में क्या होता है? सिंगल इंस्टॉलमेंट. मैंने आपको पूछा भी था, एक इंस्टॉलमेंट अच्छी कि 4 अच्छी? अगर एक लास्ट में आ रही तो वो बेटर है ना. तो लास्ट मतलब 15 मार्च को. कितना परसेंट? 100% ऑफ द एडवांस टैक्स नीड्स टू बी पेड ऑन by the date of 15th March. Correct?
ऑप्शन बी जनरली सही है, लेकिन 44 एडी और एडीए वालों के लिए नहीं है। ऑप्शन ए गलत है, he does not have any liability to deposit tax since he has opted for default tax regime। ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर उसका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा नहीं आता था एडवांस टैक्स लाइबिलिटी तो नहीं, अदरवाइज तो ऑल्सो शी इज क्लियरली अर्निंग इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, है ना। अगर सीनियर सिटीजन रहती थी और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन नहीं रहता था तो एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती थी। तो ऐसा भी लिखा तो नहीं है, नहीं तो कभी कभार छोटा सा हिंट दे सकते हैं। विजय की एज दी है 57, बट वाइफ की एज दी नहीं है, और खैर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम ही है। तो द आंसर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन डी तो गलत ही है। जिसने बेसिक भी पढ़ा है कि उसको कुछ ऑप्शन तो समझ ही आ जाएगा, ये तो है ही नहीं भाई कहीं। 15 मार्च तक 75% वाला तो हमने कोई प्रोविजन ही नहीं पढ़ा है ना। समझ आया क्या? ऑप्शन ए भी समझ आ जाएगा पढ़ के, बिना डेटा पढ़े भी, कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में होने के कारण एडवांस टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं कहीं पढ़ा था हमने। So these are 14 marks done, है ना, 2 into 7. Then question number 8. Mrs. YKR LLC, a foreign portfolio investor, non-resident in India, trading in listed shares and securities throughout the world, bought and sold the equity shares of Indian company listed on a recognized stock exchange in India amounting to 15 crore। तो वो इक्विटी शेयर्स का ट्रेडिंग कर रहा है, ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, नॉन रेसिडेंट। तो उसके हाथ में वो इनकम कौन से हेड में टैक्स होगी? कैपिटल गेन। कैसे? करेक्ट, स्टॉक इन ट्रेड को जनरली कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते थे, बट वो एक्सक्लूजन का एक्सेप्शन था इस टाइप का केस। मतलब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो कि ट्रेडिंग करता है इंडिया के स्टॉक्स एंड शेयर्स में, तो फिर उसको कैपिटल गेन में ही टैक्स करते हैं। आपको किताब में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन जहां पर है वहां पर मिल जाएगा। ये देखिए, ये लिखा है, इवन इन इफ द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज स्टॉक इन ट्रेड, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट एंड द ट्रांसफर वुड बी रिगार्डेड एज कैपिटल गेन। तो एक मतलब छोटे से एक्सेप्शन से उन लोगों ने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। दिस वन वाज जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी 2 मार्क लाए, कुछ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। ओनली थिंग इज मे बी टाइम फॉर रीडिंग द क्वेश्चन लगता है, इसलिए उन लोगों ने शायद उसमें वेटेज थोड़ा ज्यादा रखा है। तो दिस इज इनकम टैक्स एमसीक्यूज। वो समझ में आया क्या सारे? वो एक एमसीक्यू में डाउट है, बट उसमें ऐसे में एग्जाम में कभी लगता है मिस्टेक है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ते जाना आपको, ठीक है, पेपर के दौरान।